Dear students, a very good afternoon to all of you. First of all, I would like to thank Professor Trilochan Sharma sir and Dr. Sivendra Singh for inviting me to deliver my lecture on the topic place of supply of goods and services under GST. I'm thankful to the Department of Commerce, Mahatma Gandhi Central University for providing me the platform to deliver this lecture. Starting with the topic, first of all, I would like to introduce about GST. GST is simply the goods and services tax was implemented through the 101st Amendment of the Constitution, and it was implemented from the midnight of 1st July 2017. What was the need to implement GST? आप इनडायरेक्ट टैक्स की हिस्ट्री देखिएगा तो 1986 से ही जो है चेंजेस आने लगे थे। उसका सबसे जो मूल कारण था वह था द प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन की वजह से एक ही वस्तु पे बार बार कर लगता था, कर के ऊपर कर, नॉट ऑन द वैल्यू एडेड, द वैल्यू प्लस द टैक्स वाज टैक्स्ड सेवरल टाइम्स। इसीलिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए जो कि फाइनली एक बहुत बड़ा जो चेंज हुआ वो 2017 में जीएसटी के रूप में लाया गया। जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पहले सेंट्रल एक्साइज के डिजाइन में हम लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, वो टैक्स कलेक्ट होता था बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चर हुए गुड्स। उस समय उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो जाता था। और ये जो जीएसटी है इसमें पॉइंट ऑफ सप्लाई को पॉइंट ऑफ टैक्सेशन माना जाता है, तो पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर नहीं। पहले क्या था, जिस स्टेट में मैन्युफैक्चर हुआ वो टैक्स उस स्टेट को मिलता था। अभी जिस स्टेट में कंज्यूम होगा ये गुड्स या सर्विसेज, ये टैक्स उस स्टेट के रेवेन्यू में जाएगा। यानी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स जो है वो एट लॉस है और जो कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं वो गेनिंग स्टेट्स हैं। अब कोई डिस्प्यूट ना हो जाए कि प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने में, इसलिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो प्रोविजंस है हमारे यहाँ वो IGST एक्ट 2017, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट 2017 में चैप्टर 5 हम लोग डील करते हैं। एक PDF में शेयर करता हूँ, वो आप लोगों के स्क्रीन पर भी शेयर हो जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को? जी सर। हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई IGST के चैप्टर 5 में डील किया गया है। चैप्टर 5 ऑफ दी IGST एक्ट डील्स विद द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई को हम लोग बांट सकते हैं दो भाग में। पहला तो डोमेस्टिक सप्लाई और दूसरा नॉन डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब जो कि हमारे
टैक्सेबल टेरिटरी विद इन इंडिया, और जो नॉन डोमेस्टिक यानी कि एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो चैप्टर 5 शुरू होता है हमारा सेक्शन 10 से। सेक्शन 10 ऑफ द आईजीएसटी डील्स विथ द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द टैक्सेबल टेरिटरी, मीन्स द डोमेस्टिक सप्लाई, यानी कि जहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कुछ लेना देना नहीं है, और ये केवल गुड्स के लिए है। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स नॉट सर्विसेज। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर नॉर्मल कंडीशन has been dealt in section 10 subsection 1A of the IGST Act, which involves the movement of goods। जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट है परचेज कर लिए, अब वो प्रोडक्ट ऐसा है जिसको कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मुझे डिलीवरी लेना है, मुझे एज अ कस्टमर या तो लेना है या फिर एज अ सप्लायर मुझे किसी कस्टमर के पास डिलीवर करना है, एंड दैट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। Movement of goods can be by the supplier, by the recipient or any other person, transporter, कोई भी हो सकता है, कोई एजेंट भी हो सकता है। Under section 10 subsection 1 clause A, the place of supply in such case where the supply involves movement of goods by the supplier or the recipient or any other person will be the location of the goods at the time of termination of movement of goods। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का सप्लायर है, दिल्ली से वो गुड्स आने हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में डिलीवरी देनी है फाइनल, तो वेस्ट बंगाल हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली का जो सप्लायर है वो जो इनवॉइस पे क्या लिखेगा, जो टैक्स चार्ज होगी वो आईजीएसटी। अब ये आईजीएसटी चार्ज होता है, आईजीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अब ये आईजीएसटी का जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर डिसाइड करेगी कि इस स्टेट को जाना चाहिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन क्या हुआ, वेस्ट बंगाल गया है, तो ये जो आईजीएसटी का 50% पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सेटलमेंट केस बेसिस पे नहीं होता, ये सेटलमेंट मंथली बेसिस पे होता है। जितने ट्रांजेक्शन एक महीने में हुए हैं या एक क्वार्टर में हुए हैं उनका सेटलमेंट होते रहता है। ऐसा नहीं कि एक इनवॉइस का सेटलमेंट गवर्नमेंट करने के लिए एक सिस्टम रखेगी, नहीं, ये ऑटोमेटिक सेटलमेंट है जो सिस्टम के थ्रू होता रहता है। दूसरा कैटेगरी जो है हमारा सप्लाई का, सप्लाई ऑफ गुड्स विच इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स बट द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज रीडायरेक्टेड। पहले क्या था, मैंने खरीदा, मेरे पास ही डिलीवरी आ गई। अभी क्या है, मैंने परचेज किया और डिलीवरी, स्क्रीन दिख रहा है सभी को, और जो डिलीवरी का प्लेस है वो चेंज हो गया, वो मैंने रीडायरेक्ट कर दिया। प्रोविजन कहता है इफ बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स सप्लायर acting on the direction of the third person who may be an agent or otherwise delivers the goods to recipient or any other person। मैं कस्टमर हूँ तो मुझे भी डिलीवर हो सकता है या फिर मेरे आदेश से किसी और को भी डिलीवर हो सकता है। बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक्सेट्रा, कोई भी डीड के हिसाब से वो रिडायरेक्ट कर दिया हमने। Then it shall be deemed that the third person has received the goods under section 10 subsection 1B। The place of supply will be the principal place of business of the third person। ठीक है, the principal place of business of the third person। क्लियर है? पहले केस में क्या था, जहां पे डिलीवरी एंड हो रहा है, जहां पे वो माल उतर रहा है ट्रक से, वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। इस केस में किसी थर्ड पर्सन के ऑर्डर से वो प्रोडक्ट कहीं और डिलीवर, जैसे होता क्या है कि हमारा 4-5 फैक्ट्री हो सकता है। मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है दिल्ली में, मैंने दिल्ली से एक सप्लायर के थ्रू कुछ गुड्स बुक किया, ये गुड्स मैंने उसको ऑर्डर दिया कि भाई आप ऐसा करो, ये प्रोडक्ट जो हमारे
आगरा के फैक्ट्री में डिलीवरी करवाऊंगी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर पहला वाला केस होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता हमारा आगरा, लेकिन चूंकि मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में दिल्ली होगा, ना कि आगरा। ठीक है। अब कुछ परचेजेज ऐसे होते हैं जिसमें मूवमेंट होता ही नहीं है, जैसे आप सुपरमार्केट में जाते हैं, कहीं आप घूमने के लिए गए तो कहीं गोवा गए तो गोवा बीच पे ही आपने परचेज कर लिया। तो ये सब ऐसे सप्लाईज हैं जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं, आप वहीं ओवर द काउंटर आप पैसा देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट लेके चले आते हैं। हो सकता है सेलर वहाँ का ना हो, हम लोग गोवा गए हैं, सेलर हो सकता है चेन्नई का हो, हम लोग दिल्ली से गए हैं। 3 प्लेसेस इन्वॉल्व है, एक तो सेलर का, एक प्लेस ऑफ सेल और एक रिसिपिएंट का। लेकिन चूंकि वहां कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए जहां से हम लोग परचेज करें, यानी कि गोवा ही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। यानी जो पॉइंट ऑफ सेल है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, कोई डाउट? सर स्लाइड पूरी नहीं दिख रही है आपकी। अभी दिख रही है सर वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का ये ट्रैक पिछला वाला स्लाइड? आप देखिए, इसमें तो पूरा एक साथ दिख रहा होगा ना? जी, छोटा छोटा दिख रहा है। इसमें हाँ सर, हाँ सही है, एकदम बढ़िया है। ये ठीक है ना? जी। तो एक बार मैं पिछला स्लाइड फिर से लगा देता हूँ। पिछला स्लाइड में फिर से लेके आ गया। सेक्शन 10(1)(b) ये दिख रहा है? जी सर। हाँ, सेक्शन 10(1)(b) यहाँ पे क्या होता है, गुड्स जो सप्लाई होती है उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, बट ये गुड्स डिलीवर होते हैं किसी और प्लेस पे। परचेजर जो है वो दिल्ली का है, लेकिन वो डिलीवरी रिडायरेक्ट कर देता है आगरा। ऐसे केसेस में हमारा डिलीवरी जो है टर्मिनेट हो रहा है कहाँ पे? आगरा में, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा आगरा ना होके प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा हो जाएगा दिल्ली, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो सेक्शन 10(1)(c) का, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं। आप जाते हैं, मॉल जाते हैं, सुपरमार्केट जाते हैं, स्टॉल पे जाते हैं, परचेज करते हैं और परचेज करके खुद ही सामान को लेके आ जाते हैं। जहाँ कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे द पॉइंट ऑफ सेल विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। द पॉइंट ऑफ सेल यानी जिस दुकान से आपने खरीदा वो दुकान जहाँ लोकेटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, ये कैपिटल गुड्स से संबंधित है। कुछ ऐसे गुड्स जो कि असेंबली की जरूरत होती है, उनको असेंबल कराया जाता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। Goods assembled or installed at the site. In this case, the place of supply of the goods will be the place of such installation. For example, supplier is from Mumbai and the recipient is from Nagpur, but the place of installation of the machinery is Agra. तो हमारा सप्लायर हो गया मुंबई का, रेसिपिएंट हो गया नागपुर का और इंस्टॉलेशन हो गया आगरा में। तो इस केस में जहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है कैपिटल गुड्स का, प्लांट मशीनरी कुछ भी हो सकता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या होगा? आगरा, द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। सर स्लाइड पूरा नहीं दिख रहा है सर।
ये अब दिख रहा है? नहीं सर, अभी आधा दिख रहा है सर। छोटा कर दे थोड़ा। अब सर और छोटा दिखाई दे रहा है। हॉरिजेंटल वर्टिकल वाला सर देखिए, शायद उसमें से हो रहा है, स्क्रीन रोटेट हो जा रही है। हाँ, मोबाइल में हम हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अभी ठीक है? मोबाइल की क्वेश्चन नहीं सर। अब क्लियर है? नो सर। मोबाइल तो मैंने टेढ़ा पे रखा हुआ। हाँ सर, अब ठीक है, ठीक 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 हो गया सर। यस सर। ठीक है। तो जिस केस में इंस्टॉलेशन या फिर असेंबली की जरूरत पड़ती है प्रोडक्ट की, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और वो जैसे जिस एंटीना वगैरह इंस्टॉल होता है ना, एक टाटा स्काई, एयरटेल, डीटीएच, ये सब भी इंस्टॉल होता है। जहाँ पे इंस्टॉल होता है, ये मेनली जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1D है, ये कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है। प्लांट एंड मशीनरी। जो सबसे आखिरी हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो हो जाता है ऑन बोर्ड सप्लाई। जैसे हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, बस में सफ़र करते हैं, एरोप्लेन से सफ़र करते हैं, तो अगर फ्लाइट में या फिर ट्रेन में या फिर किसी बस में या फिर किसी शिप में अगर हम लोग कोई गुड्स परचेज करते हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जैसे कोलकाता से हमने ट्रेन में बोर्ड किया और धनबाद में मैंने कुछ परचेज किया ट्रेन पे ही, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई अगर हम ऐसे देखें तो चूंकि धनबाद में लिया तो धनबाद होना चाहिए, लेकिन नहीं। ऐसे केसेस में द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस एट विच दे वर टेकन ऑन बोर्ड। रेलवे वाले क्या करते हैं कि कुछ स्टेशन का फिक्स रहता है, जैसे खाने का जो टाइमिंग होता है उससे आधे घंटे पहले वो लोग लास्ट स्टेशन से खाना उठा लेते हैं। तो वो जिस स्टेशन पे खाना चाहा है ट्रेन में, वो स्टेशन हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। धनबाद में हमने परचेज किया, लेकिन हो सकता है कि वो जो सामान हमने परचेज किया वो आसनसोल में चढ़ा हो ट्रेन पे, या फिर कोलकाता में ही चढ़ा हो। जैसे फ्लाइट वगैरह, फ्लाइट के केस में क्या होता है कि अगर फ्लाइट कोलकाता वाया दिल्ली टू मुंबई है, फ्रॉम कोलकाता वाया दिल्ली टू मुंबई, तो फ्लाइट में कोलकाता से ही लोड हो जाता है खाना। तो अगर हम दिल्ली में भी परचेज करते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा दिल्ली ना होके कोलकाता हो जाएगा। ठीक है? ये 5 तरह के जो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं, डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स, इनके अलावा अगर कोई सप्लाई है जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो सकता है इन 5 के अलावा, उसको हम लोग रेसिडुअल सप्लाई कहते हैं। रेसिडुअल सप्लाई के लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है कि वो कैसे डिसाइड होगा। इसके लिए सिंपल एक प्रोविजन दिया गया है सब सेक्शन 2 में, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन बाय द जीएसटी काउंसिल। जो भी डिस्प्यूटेड सप्लाईज होंगे जो ई सब सेक्शन 1A से सब सेक्शन 1E में कवर नहीं होते हैं, यानी डिस्प्यूटेड सप्लाई, उसको रेसिडुअल सप्लाई भी कहते हैं, तो उनके लिए कोई कानून नहीं बना है। वो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के हिसाब से पार्लियामेंट में जो भी रूल पास होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन किया जाएगा।
तो ये हमारा सेक्शन 10 जो है खत्म होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ बोर्ड। ये स्लाइड दिख रहा है नेक्स्ट। हेलो सर प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ ठीक। सेक्शन 11 मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो आगे डील करूंगा। सेक्शन 12 डील्स विद द सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर द टैक्सेबल टेरिटोरी, यानी कि डोमेस्टिक सप्लाई। तो सेक्शन 12(2)(a) और 12(2)(b) ये जनरल प्रोविजन है। ये क्या कहते हैं? कुछ सर्विसेज जो हैं, देखिए सेक्शन 12 में टोटल 14 सब सेक्शंस हैं। सब सेक्शन 3 से सब सेक्शन 14 तक कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए। वैसे सर्विसेज अगर हैं तो उनका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, ये आपको सब सेक्शन 3 टू सब सेक्शन 14 में बताया गया है। तो सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 2 में देखिए टिक मार्क और क्रॉस मैंने लगाया, कवर्ड अंडर स्पेसिफिक रूल अंडर सब सेक्शन 3 to 14। अगर कोई सर्विस सब सेक्शन 3 से 14 में कवर्ड है, then what we will do, we will follow the specific requirements of these subsections. But if the service is not covered under subsection 3 to 14, हम लोग क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे whether the service is supplied to a registered person. If yes, as per subsection 2A, the location of the registered person will be the place of supply. क्या अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो, अगर उसका एड्रेस रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करता है, अगर वो प्रोडक्ट खरीदते समय अपना एड्रेस बताता है, तो उसका जो लोकेशन है, जो एड्रेस वो लिख पाएगा बिलिंग काउंटर पे, वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इनकेस वो एड्रेस उसके पास नहीं है, वो एड्रेस नहीं देता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। तो सब सेक्शन 2 को इजीली समझ लेते हैं। अगर सर्विसेज 3 से 14 में कवर्ड हैं तो हम लोग जो प्रोविजन सब सेक्शन 3 से 14 में दिए गए हैं उसको फॉलो करेंगे। इफ सब सेक्शन 3 से 14 में कवर्ड नहीं है, ऐसे सर्विसेज हैं, तो हम चेक करेंगे पहला कि क्या वह किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया गया है। अगर हाँ, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर नहीं, अगर ये किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई नहीं किया गया है, तो चेक करेंगे क्या उसका एड्रेस रिकॉर्ड में अवेलेबल है। अगर एड्रेस अवेलेबल है, देन द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एड्रेस हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो द लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? जहां भी मैं रजिस्टर्ड पर्सन टर्म यूज करूंगा, इसका मतलब होगा रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट। वो जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड पर्सन है। जैसे मैं आप लोगों का भी क्लास ले रहा हूँ, मैं अगर मॉल में जाता हूँ, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन वही हमारा अगर कोई प्लांट है, कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन है और फैक्ट्री के लिए परचेजेस हो रहे हैं, तो उस केस में वो परचेज रजिस्टर्ड पर्सन का हो रहा है। अगर मैं अपने पर्सनल परचेजेस के लिए जा रहा हूँ तो आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। सब सेक्शन 3 से 14 सर्विसेज है, उनको मैंने दो भाग में कैटेगराइज कर लिया है। जो पहला कैटेगरी है वो सब सेक्शन 5, 7, 8, 9 और 13। सेक्शन 12 का सब सेक्शन 5, 7, 8, 9 एंड 13 लगभग एक सा है, इसलिए
इसको अलग कैटेगरी रखा है। इसके प्रोविजन क्या कहते हैं? इफ द सर्विस रिसीवर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, इफ द सर्विस रिसीवर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, his location will be the place of supply। सबसेक्शन 5 में पहला सर्विस जो है ट्रेनिंग एंड पर्सनल सर्विसेज। सबसेक्शन 7 ऑर्गेनाइजिंग सोशल और एजुकेशनल इवेंट्स। सबसेक्शन 8 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सबसेक्शन 9 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। सबसेक्शन 13 इंश्योरेंस सर्विस। ये पांचों सर्विसेज अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं सप्लाई किया जा रहा है ये सर्विसेज, तो ट्रेनिंग एंड पर्सनल सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन कोई ट्रेनिंग सर्विस ले रहा है किसी संस्था से और अपने एम्प्लॉयज को वहाँ दे रहा है, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है मोतिहारी में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मोतिहारी यानी कि बिहार हो जाएगा। अगर मैं खुद अपने ट्रेनिंग के लिए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कहीं जाता हूँ और वहाँ पर ट्रेनिंग लेता हूँ, तो जिस जगह पे ट्रेनिंग ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपी जाता हूँ या दिल्ली जाता हूँ, तो जहाँ पे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग सोशल और एजुकेशनल इवेंट, जैसे कि सोशल और एजुकेशनल में आप ये भी ले सकते हैं, इसमें स्पोर्ट्स इवेंट भी हो सकते हैं। आईपीएल के मैचेस आप देखने जाते हैं, रांची स्टेडियम में जा रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई रांची हो जाएगा। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रहा है, वो रजिस्टर्ड पर्सन वो सर्विस ले रहा है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई उसका रजिस्टर्ड लोकेशन हो जाएगा। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन, वो रजिस्टर्ड पर्सन अगर वेस्ट बंगाल का है और रांची स्टेडियम में मैच देखने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर अपने ऑफिसर्स को भेजा है, टिकट जो है किसने परचेज किया? वो रजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन का जो एड्रेस है यानी वेस्ट बंगाल, वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और वही हम लोग अगर जाते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई रांची हो जाएगा, यानी लोकेशन ऑफ द वेन्यू। सबसेक्शन 8 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो द लोकेशन ऑफ लोडिंग ऑफ द गुड्स। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट यानी बस हो गया, ट्रेन हो गया, इसमें अगर रजिस्टर्ड पर्सन को हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ एम्बार्केशन, यानी जहां आप बस में चढ़ते हैं वो पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बस खुली चेन्नई से दिल्ली के लिए, आप बेंगलोर में चढ़ते हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई होगा बेंगलोर। ये सेक्शन सर्विसेज के लिए है, ये गुड्स का नहीं, ये सर्विसेज है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सर्विसेज है। नेक्स्ट सर्विस जो है इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। इफ नॉट, the known location of the service recipient will be the place of supply. जो दूसरा कैटेगरी है, इस कैटेगरी में कुछ कॉमन नहीं था। इसमें ये नहीं कि रजिस्टर्ड को दिया तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई उसका अपना एड्रेस हो जाएगा, अनरजिस्टर्ड को दिया तो इसमें किसी को भी ये सर्विस मिलेगा, उसका प्रोविजन फिक्स है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो सबसेक्शन 3 में जो सर्विस है वो है रिलेटेड विद द इमूवेबल प्रॉपर्टीज।
इमूवेबल प्रॉपर्टीज, बोट्स, वेसल्स एक्सेट्रा। इसमें डेवलपमेंट सर्विसेज भी है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी को डेवलप करना, आप अपने ज़मीन पे कोई फ्लैट वगैरह बनवा रहे हैं, यानी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, या फिर आपका पहले से कोई बिल्डिंग है उसको रिपेयर करवा रहे हैं, आपका कोई बोट है, कोई शिप है, उसको आप रिपेयर करवा रहे हैं या फिर उसको डेवलप करवा रहे हैं, या फिर आपका होटल है, आप उसमें जो है अकोमोडेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, या फिर आपका कोई मैरिज हॉल है उसमें आप बुकिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सब सर्विसेज अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो द लोकेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सब सेक्शन 4 का जो सर्विसेज है वो है कैटरिंग, रेस्टोरेंट, वेलनेस एंड पर्सनल केयर, ब्यूटी पार्लर वगैरह, जिम, रेस्टोरेंट। तो ये सर्विसेज को जो एक्चुअल लोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस है वो हो जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें भी रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन का कोई कंसिडरेशन नहीं है। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस का लोकेशन है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सिमिलरली सबसेक्शन 6 एडमिशन टू सोशल और एजुकेशनल इवेंट। एडमिशन टू सोशल और एजुकेशनल इवेंट, देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, अभी कुछ देर पहले मैंने सोशल और एजुकेशनल इवेंट की बात की थी, वो आपका सबसेक्शन 7 है। तो ये आप पढ़िए, वो है ऑर्गेनाइजिंग अ सोशल और एजुकेशनल इवेंट। आप ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए सर्विस ले रहे हैं, और ये जो मैं अभी बता रहा हूँ सबसेक्शन 6 वाला जो सर्विस है वो एडमिशन टू सच इवेंट। एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना ये अलग सर्विसेज में आता है, और उस इवेंट में एंट्री देना ये एक अलग सर्विस है। तो जो एंट्री से रिलेटेड सर्विस है वो आपका रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक्चुअल प्लेस ऑफ इवेंट है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सर्विसेज ऑन बोर्ड, जैसे सप्लाईज ऑन बोर्ड था गुड्स के केस में, सर्विसेज ऑन बोर्ड भी है। हवाई जहाज में कोई सर्विस लेते हैं, रेलवे में कोई सर्विस लेते हैं, बस में कोई सर्विस लेते हैं, या फिर शिप में कोई सर्विस लेते हैं, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? एज पर सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 12 द फर्स्ट प्लेस ऑफ डिपार्चर। गुड्स के केस में क्या था? जहां पे वो सामान ट्रेन में या बस में या फिर वेसल में लोड हो रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन सर्विसेज के केस में जो फर्स्ट प्लेस ऑफ डिपार्चर, जो मैंने एग्जांपल दिया था कोलकाता वाया दिल्ली टू मुंबई, उस केस में मैं दोनों एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए दिल्ली में कुछ गुड्स चढ़े और मुंबई में हमने परचेज किया, या फिर बीच में दिल्ली टू मुंबई में मैंने परचेज किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गुड्स के केस में, गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में वो गुड्स चढ़े थे। लेकिन वही अगर सर्विसेज हम लेते हैं दिल्ली टू मुंबई में, दिल्ली टू मुंबई रूट में हम अगर कोई सर्विस लेते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा कोलकाता होगा। क्यों? दैट वाज द फर्स्ट प्लेस ऑफ डिपार्चर। जो एक्चुअल फ्लाइट है वो कोलकाता टू मुंबई है, वाया दिल्ली है, इसीलिए द फर्स्ट प्लेस ऑफ डिपार्चर शैल बी कोलकाता। कुछ एजेंसीज होते हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट बॉडीज को एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इन सर्विसेज, जो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज या बॉडीज को दिया जाता है, उन केसेज में जो एक्चुअल प्लेस ऑफ डिसेमिनेशन है, यानी कि जहां पे वो एडवर्टीजमेंट लगाया गया, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ एडवर्टीजमेंट देते हैं, वो झारखंड में भी लगा, बिहार में भी लगा, मध्य प्रदेश में भी लगा, दिल्ली में भी लगा, वो डिफरेंट स्टेट्स में वो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड किए गए। तो जहां जहां वो सर्विसेज प्रोवाइड किए गए वहां वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इसका एक क्लॉज है, वो मैं अभी
तीसरा पेज क्लियर करने के बाद बताता हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 14 यानी एडवर्टीजमेंट, और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल इवेंट यानी सबसेक्शन 7। इन तीनों के विषय में एक और प्रोविजन है, वो ये कहता है कि अगर ये लोकेशन, जो सर्विसेज हम ले रहे हैं उसका लोकेशन अगर एक से अधिक स्टेट्स में है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया झारखंड, बिहार, पटना, राजस्थान, दिल्ली, अलग अलग स्टेट्स में, तो इनको बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट उस सर्विस प्रोवाइडर के साथ हमारा रहेगा कि कितना सर्विस वहाँ प्रोवाइड हुआ, उस रेशियो में वो सर्विसेज बढ़ जाएंगे। रेशो सप्लाई हमारा उसी हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर 100% है, 30% सर्विस राजस्थान को दिया गया, 20% सर्विसेज है बिहार में दिया गया, एंड 50% अगर दिल्ली में दिया गया, तो इसी बेसिस पे हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा। यानी इतना रेशियो जो है, इस रेशियो में वो टैक्सेस इस स्टेट्स में बटेंगे। और अगर हमारा कोई एग्रीमेंट ही ना हो सर्विस प्रोवाइडर से, कितना सर्विस वहाँ प्रोवाइड किया, कितना इस स्टेट में, तो हम लोग प्रोराटा बेसिस यूज करते हैं या फिर एज मे बी प्रेस्क्राइब। उसका कोई सर्टेन रूल नहीं है। रूल यही कहता है कि आप या तो एग्रीमेंट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कोई भी रीजनेबल बेसिस पे आप उसको, रीजनेबल बेसिस जो हम लोग कहते हैं, हमारे डिपार्टमेंट में जो यूज होता था वो प्रोराटा बेसिस। सबसेक्शन 11 में जो सर्विसेज है वो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप जो है फिक्स्ड या फिर लीज लाइन, जो टेलीफोन लाइन वगैरह हम लोग लेते हैं, या फिर इंटरनेट कनेक्शन रनिंग वायर के थ्रू आता है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा हमारा लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन। इसी में हमारा डीटीएच सेवा भी आ जाता है। अगर टाटा स्काई आपने कहीं से भी परचेज किया, लेकिन जिस जगह आप इंस्टॉल करवाते हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, irrespective of the fact you are registered or unregistered। पोस्ट पेड बिल कनेक्शंस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो हमारा बिलिंग एड्रेस होगा। प्रीपेड कनेक्शन में दो तरह का है, या तो नॉर्मल यानी कि आप जाते हैं किसी शॉप पे, आप वाउचर खरीदते हैं, प्रीपेड वाउचर खरीद के रिचार्ज करते हैं, तो उस केस में जहाँ पे आपने परचेज किया वही पॉइंट ऑफ सेल आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑनलाइन माध्यम से पेटीएम के थ्रू या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप प्रीपेड कनेक्शन का रिचार्ज वगैरह करते हैं, तो जो लोकेशन आपका रिकॉर्ड में है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के पास, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब बोले दिल्ली में है और रिचार्ज ऑनलाइन करवाए, तो आपका मोबाइल नंबर जो इश्यू हुआ है वो वेस्ट बंगाल से हुआ है, तो आपका वेस्ट बंगाल जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। आखिरी जो सर्विस है बैंकिंग, फाइनेंशियल और ब्रोकिंग सर्विसेज, ये है सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 में। अगर ये सर्विसेज लिंक्ड टू द बैंक अकाउंट, यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर के पास आपका एड्रेस है तो द लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसीवर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर ये सर्विसेज नॉट लिंक टू द अकाउंट, यानी कि आपका एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं है, उस बैंक के पास नहीं है, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है, या उस ब्रोकिंग एजेंसी के पास नहीं है, उस केस में द लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ सर्विसेज हमारा सेक्शन 10 और सेक्शन 12 में कवर हो गया है। इसमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो बताइए, तो हम लोग आगे मूव करेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे।
सर प्लीज मूव सर मूव ऑन सर। अच्छा ठीक। सेक्शन 11 जो है IGST एक्ट का, दैट डील्स विद द सप्लाई इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ये सर्विसेज नहीं है। सबसे सिंपल है, पहला, वेयर द गुड्स आर इंपोर्टेड इन इंडिया, द लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। ये थोड़ा स्लाइड में एक मिस्टेक है, ये अंडर सेक्शन 10(1)(e) नहीं होगा, अंडर सेक्शन 11(a) है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। वेयर द गुड्स आर इंपोर्टेड इन इंडिया, अंडर सेक्शन 11(a), द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। And where the goods are exported outside India, under section 11(b), the place of supply shall be the location outside India। ये सिंपल है, ये बस आप लोग सेक्शन यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, ये 10(1)(e) गलती से लिखा हुआ है। पहला होगा सेक्शन 11(a), इंपोर्ट के केस में द लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड सेक्शन 11(b) इन केस ऑफ एक्सपोर्ट द लोकेशन आउटसाइड इंडिया, जहाँ पे सप्लाई हुआ है, जहाँ का इंपोर्टर है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसमें एक टर्म यूज किया गया है IGST एक्ट में, वो टर्म डिफरेंशिएट करेगा कुछ सर्विसेज को। इसको कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर और द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। एक केस मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कि आपको ये जो लाइन मैंने अभी सेंटेंस बताया ये क्लियर करेगा उस पॉइंट को। तो सबसे पहला जो है सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13 जनरल प्रोविजन, सिमिलर इसमें भी है कि जो सर्विसेज सब सेक्शन 3 से 13 में कवर होते हैं उनके लिए फॉलो द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सब सेक्शन, और जो इनके अलावा जो सर्विसेज हैं उसमें आपको चेक करना है एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इफ द लोकेशन on record does not exist, the location of the supplier will be the place of supply. For all other services except subsection 3 to subsection 13. तो सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 13 इसमें आ जाता है डेवलपमेंट और यूजेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट्स वेसल्स। इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग सेक्शन 12 में मैंने बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टीज के संबंध में। इमूवेबल प्रॉपर्टीज को अगर डेवलप कर रहे हैं या फिर उसको एकोमोडेशन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कोई मैरिज या फंक्शन के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई सर्विस है, तो उस केस में भी लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और ये रिसिपिएंट और सप्लायर ऑफ द सर्विस अगर आउटसाइड इंडिया है, इस केस में भी लोकेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन एक डिफरेंस है, सेक्शन 3 और सेक्शन 12 में मान लीजिए कि दिल्ली का एक व्यक्ति है, उसने मुंबई के सप्लायर से रियल एस्टेट का कोई सर्विस है, कंस्ट्रक्शन सर्विस ही एग्जांपल ले लीजिए, अपने इमूवेबल प्रॉपर्टीज यानी कुछ जमीन उसका बिहार में है, कुछ जमीन वेस्ट बंगाल में है, कुछ जमीन जो है उसका श्रीलंका में भी है। एक ही कॉन्ट्रैक्ट में उसने सर्विसेज ली, वेस्ट बंगाल के जमीन को भी डेवलप करने के लिए, बिहार के जमीन को भी डेवलप करने के लिए और श्रीलंका के जमीन को भी डेवलप करने के लिए।
तो इस केस में क्या, जो अभी हम लोग सेक्शन 13 के अंदर पढ़ रहे हैं, क्या ये लागू होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो श्रीलंका में है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा हमारा? प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा दिल्ली होगा, क्योंकि जो सर्विस ले रहा है वो आदमी दिल्ली का है। ठीक है, बाकी जो सर्विस बिहार और बंगाल वाले जमीन पे लिया जा रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बंगाल और बिहार ही होगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी श्रीलंका में है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि यहाँ रेसिपिएंट भी इंडिया का है और सप्लायर भी इंडिया का ही है। लेकिन सेक्शन 13 में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 13, इस केस में या तो रिसिपिएंट जो है वो आउटसाइडर होगा या तो सप्लायर आउटसाइडर होगा। सबसेक्शन 3 में जो है सर्विसेज विच रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स और रेसिपिएंट, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाया, अब वो प्रोडक्ट जो है आपका खराब हो गया, खराब करने के लिए जो आप खराब जो हुआ तो उसको ठीक करने के लिए जो आप रिपेयर सर्विसेज लीजिएगा, तो रिपेयर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो प्रोडक्ट वापस भेजना पड़ता है। तो जिस जगह पे आप भेजिएगा, जिस जगह पे वो एक्चुअल रिपेयर होगा, वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स और रिसिपिएंट, अगर आप अपना वेलनेस या फिर ब्यूटी का कोई कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, तो जिस जगह आप करवाएंगे, अगर आप श्रीलंका जाकर करवाते हैं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी श्रीलंका, यानी द लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए रिमोट सर्विसेज, आप लोग लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, इंपोर्टेड लैपटॉप है आपका, लैपटॉप में कुछ दिक्कतें आ गई, वो ऑनलाइन वहां से रिमोटली आपके डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप को एक्सेस किया और उसको रिपेयर कर दिया, सॉफ्टवेयर इशूज थे वो वहीं से रिपेयर हो गया। इस केस में जो लोकेशन ऑफ गुड्स है, यानी कि लैपटॉप तो आप ही के पास है आपके घर पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई आपका जो स्टेट है वो वही होगा। ठीक है, सब सेक्शन 5 देखिए, सर्विसेज लगभग सभी रिपीट हो रहे हैं, जो आप डोमेस्टिक सर्विसेज थे वही नॉन डोमेस्टिक में भी है, लेकिन प्रोविजन सबका अलग अलग है। एडमिशन टू सोशल और एजुकेशनल इवेंट, ये सब सेक्शन 5 और सेक्शन 13 में है। इसमें भी प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो आपका लोकेशन ऑफ द इवेंट वेन्यू। सेक्शन 12 वाला प्रोविजन और सेक्शन 13 वाला प्रोविजन दोनों यही कहता है। सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस, फर्स्ट प्लेस ऑफ डिपार्चर, ये हमारा सेक्शन 12 डोमेस्टिक सप्लाई में भी वही था, द प्लेस ऑफ डिपार्चर, फर्स्ट प्लेस ऑफ डिपार्चर। और हमारा इंटरनेशनल, यानी कि अगर इंटरनेशनल फ्लाइट में, इंटरनेशनल वेसल्स में हम लोग सफर कर रहे हैं और उसमें अगर कोई सर्विस लेते हैं तो उसमें भी जो प्लेस ऑफ डिपार्चर है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। बैंकिंग, फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग, इंटरमीडिएरी सर्विसेज और हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स फॉर अप टू 1 मंथ। ये है सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 13। इसमें द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 12 में इन सर्विसेज के लिए अलग प्रोविजन थे। अगर एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होता था, और अगर एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होता था। लेकिन सेक्शन 13 के केस में इसका सिंपल प्रोविजन है कि ऐसे सर्विसेज अगर हैं तो हमारा लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का कोई बात नहीं है, एड्रेस है या फिर नहीं है कोई सवाल नहीं है। जो सर्विसेज है वो लिंक टू द अकाउंट है या फिर नॉट लिंक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
नेक्स्ट सब सेक्शन 6 जो है एक जनरल प्रोविजन है। ये कहता है कि इफ द सर्विसेज इन सब सेक्शन 3, 4 और 5 are provided in more than one location, including taxable territory. इंक्लूडिंग टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब है अगर हमारे इंडिया में भी एक लोकेशन है, ये जो सर्विसेज है सेक्शन 3, सब सेक्शन 3, 4 और 5, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रिपेयर सर्विसेज से रिलेटेड और एडमिशन टू सोशल और एजुकेशनल इवेंट से रिलेटेड। अगर ये श्रीलंका, नेपाल, जापान और इंडिया ये चारों इंक्लूडेड है तो इंडिया आ गया हमारा टैक्सेबल टेरिटरी। इस केस में हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा वो द लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि इंडिया हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सारे सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा इंडिया ही होगा। इंडिया का जिस स्टेट में लोकेशन होगा वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब सब सेक्शन 7 फिर इसी को एक्सटेंड करता है कि अगर इंडिया में ही ये तीनों सर्विसेज 2-3 स्टेट्स में यानी मोर देन 1 स्टेट्स में अगर प्रोवाइड किए गए तो ऐसे केस में फिर वही प्रोविजन होगा जो प्रोविजन सब सेक्शन इसका सेक्शन 12 में था आपका प्रोराटा बेसिस पे, जिस स्टेट में जितना सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है उस रेशियो में बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सेक्शन 12 में आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है सर्विस तो उस रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन जो है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। इन अदर केसेस द प्लेस ऑफ लोडिंग ऑफ द गुड्स वाज द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन सेक्शन 13 में ये प्रोविजन चेंज हो गया। सेक्शन 13 में क्या कहता है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, यानी जहां डिलीवरी होनी है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में सेम कोई चेंज नहीं है, लोकेशन ऑफ एम्बार्केशन एक ही चेंज है कि रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन का कोई प्रोविजन नहीं है। सिंपली द लोकेशन ऑफ एम्बार्केशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और सेक्शन 13 क्या कहता है, सेक्शन 13 का सब सेक्शन 13 कहता है टू अवॉइड डबल और नॉन टैक्सेशन द गवर्नमेंट मे नोटिफाई एनी नंबर ऑफ सर्विसेज और circumstances where the place of supply shall be the place of effective use and enjoyment of services। ये कुछ सर्विसेज होंगे ऐसा जिसमें अगर गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये सर्विसेज में या तो डबल टैक्सेशन हो जा रहा है या फिर टैक्स ही नहीं लग रहा है, ऐसे सर्विसेज अगर गवर्नमेंट के कॉग्निजेशन में आएगी तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग से रूल क्रिएट करेगी। जो आखिरी सर्विस है हमारा सेक्शन 13 में वो है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और ट्राइबल सर्विसेज। बहुत सारा इंटरनेशनल डेटाबेस है जो कि हम लोग रिसर्च वर्क के लिए डेटा वगैरह एक्सेस करते हैं या फिर ऑनलाइन लाइब्रेरीज एक्सेस करते हैं। विली लाइब्रेरी विली का है, तो ये सब हम लोग यहीं इंडिया में बैठे बैठे ये सर्विसेज अवेल करते हैं। तो सर्विसेज जहाँ से ले रहे हैं वो तो इंटरनेशनल प्लेस है, यानी सप्लायर ऑफ द सर्विसेज कहाँ का है, वो है आउटसाइड इंडिया। लेकिन इसमें भी प्रोविजन है ऐसे, तो जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रोविजन है जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया में कोई लाइब्रेरी है, इसका यूएस में बैठा हुआ कोई आदमी सर्विस ले रहा है या फिर यहाँ इंडियन डेटाबेस से कोई डेटा वो ले रहा है आउटसाइड इंडिया, तो लोकेशन जो रेसिपिएंट का यानी यूएसए का है तो यूएसए हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है।
इस केस में हमको मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई टैक्स नहीं मिलता है, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई टैक्स नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ये 7 पॉइंट मैं बताता हूँ, अगर ये 7 में से कोई भी 2 बिंदु टैक्सेबल टेरिटरी यानी कि इंडिया के अंदर का है, तो इस तरह के सप्लाई को हम ऐसा सप्लाई मानेंगे जो हमारे टैक्सेबल टेरिटरी में ही हुआ है, यानी इसके ऊपर जो टैक्स चार्ज होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में आएगा। इसमें सप्लाई और सर्विसेज ये बेनिफिट नहीं ले सकता है कि हम सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? लोकेशन ऑफ एड्रेस प्रेजेंटेड बाय द सर्विस रेसिपिएंट थ्रू इंटरनेट। अगर सर्विस रेसिपिएंट का एड्रेस हमारा टैक्सेबल टेरिटरी में है। दूसरा पॉइंट, द क्रेडिट और अदर कार्ड, जो पेमेंट के लिए कार्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस सर्विस के लिए, अगर वो भी इशू हुआ है आपके टैक्सेबल टेरिटरी यानी कि इंडियन बैंक द्वारा या फिर इंडियन इंस्टीट्यूशन द्वारा इशू किया गया है, वो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जो भी कार्ड है, जो बिलिंग एड्रेस है सर्विस रेसिपिएंट का वो टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। जो आईपी एड्रेस है डिवाइस का जिससे वो सर्विस लिया गया है, वो आईपी एड्रेस अगर इंडिया का है। जो बैंक अकाउंट का इस्तेमाल हुआ पेमेंट के लिए, अगर मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना हुआ, बैंक अकाउंट से हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग से, वो बैंक अकाउंट अगर इंडिया का है, तो जो कंट्री कोड हमने यूज किया है वो सर्विस लेने के लिए, जो रेसिपिएंट ने सर्विस लेने के लिए कंट्री कोड यूज किया है वो इंडिया का हो, या फिर अगर फिक्स्ड लाइन के थ्रू ये सर्विस ली गई है, ये फिक्स्ड लाइन का लोकेशन इंडिया में हो। ये 7 में से अगर 2 पॉइंट भी टैली करता है तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई shall be deemed to be in the इंडियन टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब हमारा इंडिया से है। बस ये आपके सारे प्रोविजंस थे, सेक्शन 10, 11, 12 और 13। समय थोड़ा सा ज्यादा लग गया क्योंकि स्लाइड ज्यादा था। एक्चुअली गूगल मीट में मेरा पहला ये लेक्चर है। हम लोग जो है जूम पे लेक्चर देते हैं यहाँ अपने स्टूडेंट्स को, तो जूम में जो है पीपीटी या फिर पीडीएफ हम लोग शेयर हो जाता है। जी, तो पहला ही वेबिनार है हम लोग का भी। जी, कोई क्वेरी हो तो स्टूडेंट ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप बच्चों को जो है स्लाइड हो जाएगा सर। इस कड़ी में जैसा कि हाँ सर बिल्कुल, जैसा कि आपको सर के लेक्चर से ये आइडिया तो हो गया होगा कि सर का पास्ट एक्सपीरियंस इस लेक्चर में दिख रहा था कि कैसे छोटी छोटी चीजें कि बैंक कोड से हम पता लगा लेंगे। सर जब इंस्पेक्टर थे जीएसटी में, तो सर का डेफिनेटली यही काम होता होगा कि कोई भागने ना पाए, कोई पैसा जीएसटी की चोरी ना कर पाए। तो सर ने एज अ टीचर एंड एज अ इंस्पेक्टर उस पर पूरा एम्फेसाइज किया। बहुत बेसिक चीजों से सर ने शुरू किया कि रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर रजिस्टर्ड पर्सन क्या होते हैं या प्लेस ऑफ सप्लाई की आवश्यकता क्यों है, कि क्या ये कंजम्पशन बेस्ड है, डेस्टिनेशन बेस्ड है या मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, इस पे फोकस किया। मैं वोट ऑफ के लिए अब खुद ही को बोलता हूँ कि मैं वोट ऑफ थैंक्स दे दूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर प्रोफेसर संजीव शर्मा सर, जो हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि हमें इस लॉकडाउन में भी कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। उसी क्रम में हम लोग अभी वेबिनार सीरीज इंस्पायर होके उनके वक्तव्य से कर रहे हैं। हम अपने डीन सर को हमेशा हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं कि हम लोग उनको फॉलो करते हैं, तो वो कई वेबिनार करा चुके हैं, तो उनको देख के हमें भी अब जो है लगता है कि हमें भी कुछ कराना चाहिए। तो हम प्रोफेसर पवनेश सर का भी धन्यवाद करते हैं। हम हेड सर अपने त्रिलोचन शर्मा सर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमेशा हर मोड़ पे हम विद्यार्थियों शिक्षकों को मोटिवेट करते रहते हैं। मैं सपना सुगंधा मैम एसोसिएट प्रोफेसर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट
कमलेश सर, असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने पूरा समय यहाँ व्यतीत किया। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं धीरेन पांडे सर को, या मैं भैया मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, धीरेन भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और हमें हमारा मार्गदर्शन किया। और अंततोगत्वा हम समस्त विद्यार्थियों का भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने एक पेशेंसली एक लेक्चर को सुना, और उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज में आगे भी हम सबका पार्टिसिपेशन बना रहेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।